इसे हम रेडॉक्स खत्म करते हैं। क्या होता है रेडॉक्स का मतलब क्या होता है? रेडॉक्स का जो लिखा हुआ है, रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। कोई भी रिएक्शन जब होता है ना तो उसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते रहता है और उसी का कॉन्सेप्ट है, उसी का चैप्टर का नाम है रेडॉक्स। अब देखो रेडॉक्स को ना अलग अलग तरीके से अलग अलग इसका डेफिनेशन दिया है। इसका क्लासिकल कॉन्सेप्ट अलग था पहले के जमाने का, फिर आया मॉडर्न कॉन्सेप्ट और फिर अभी चल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। ये तीन कॉन्सेप्ट पे बात हुआ है। पहले क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या था कि ऑक्सीजन अगर किसी भी एलिमेंट से निकल रहा है ना तो उसको कह देंगे रिडक्शन, और अगर जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव चार्ज अगर घट रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज घट रहा है तो उसको कहेंगे रिडक्शन, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव जुड़ रहा है तो रिडक्शन, और इलेक्ट्रो नेगेटिव जुड़ रहा है तो देखो इसको सीधा याद करने का क्या मतलब है, किसी एक पार्ट को पकड़ लो, चार्ज को पकड़ लो। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, घटता है तो रिडक्शन होता है। मान के चलो यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पे NO है, ठीक है, या तो NO2 है, ठीक है, NO2 है। ऑक्सीजन पर एक ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2, ठीक है, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2 होता है। तुम बताओ कि अगर दो ऑक्सीजन है तो इस पर कितना हो गया? -4। तो नाइट्रोजन इसको बैलेंस करने के लिए इस पर कितना होना चाहिए था? +4 होना चाहिए था। अब देखो तुम एक ऑक्सीजन को निकाल दो, अब क्या बचेगा? NO बचेगा, NO बचेगा। अब नाइट्रोजन पर -2 चार्ज था तो एक पे -2, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या हो गया? +2। तो अब देखो तुम कि जब ऑक्सीजन को रिमूव किए तो चार्ज भी घट गया। देखो सब उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक ही डेफिनेशन से। ऑक्सीजन को निकाले, चार्ज को घट गया, तो एक्चुअली क्या हुआ? ऑक्सीजन का निकलना, चार्ज का घटना इज द रिडक्शन। देखो दोनों बात एक साथ हो गया, चार्ज का पॉजिटिव चार्ज घट गया ना। तो ऑक्सीजन को अगर तुम निकाल दोगी और चार्ज को भी अगर तुम कम कर दोगी तो इस केस में क्या कर दी तुम? रिडक्शन कर दी। अब यहीं पे है, अगर हाइड्रोजन जुड़ जाता, अगर हाइड्रोजन NO2H, ऐसे कोई कंपाउंड नहीं होता, बस समझा रहे हैं तुमको। अगर हाइड्रोजन रहता मान के चलो, तो अब देखो अगर मान लो इसी में हाइड्रोजन हम जोड़ रहे हैं तो क्या किए? NO2 पे -4 था, हाइड्रोजन पर एक +1 आ जाता और नाइट्रोजन पे अब चार्ज +3 हो जाता। तो तुम देखी कि जैसे हाइड्रोजन जुड़ गया चार्ज फिर भी कम हो गया। तो हाइड्रोजन के जुड़ने से चार्ज कम हो गया, क्यों? क्योंकि देखो ना अगर NO2H है तो देखो इस पे -2 एक एच जोड़ दिए तो क्या हुआ कि NO2 पे जैसे एक एच जोड़े तो ये हो गया -4, तो इस पे एक +1 आ गया और इस पे +3 आ गया, तब इसको बैलेंस हुआ। इस पे -4 हुआ क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2, तो ये -4 इस पे +1 हो गया, इस पे +3 हुआ, तो ओवरऑल नाइट्रोजन पे चार्ज कम कर दिया ना। तो इसलिए कहता है कि जब आप हाइड्रोजन को जोड़ेंगे ना तो चार्ज कम हो जाएगा, तो आप एक एक्चुअली क्या कर दिए? रिडक्शन कर दिए। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट इस बात बेसिस पे था, ठीक है। तो अगर ये समझाए तुमको, अगर ये समझ में आया कि ऐसा क्यों बोला, क्यों हुआ, तो ठीक है। नहीं अगर समझ में आया है तो तुम डायरेक्ट इसको याद कर सकती हो। कैसे? कि अगर ऑक्सीजन निकलेगा तो रिडक्शन, पॉजिटिव चार्ज जुड़ेगा बढ़े घटेगा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो रिडक्शन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ेगा तो रिडक्शन। उल्टा कैसे? ऑक्सीजन अगर जुटेगा, ऑक्सीजन वाला जुटेगा तो ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन अगर निकल जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन कम कर देता था, हाइड्रोजन अगर निकल जाएगा तो ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ जाएगा तो ऑक्सीडेशन। तो ये क्लासिकली रूप से तुम याद कर सकती है, समझा दिए। दूसरी आता है रिडॉक्स कॉन्सेप्ट पे। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या था कि रिडक्शन का, ऑक्सीडेशन रिडॉक्स में, कि अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो कहलाता है रिडक्शन, और लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का तो कहलाता है ऑक्सीडेशन। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। कैसे? एक्चुअली ये सभी बात इसी पे क्लासिकल पे ही बेस्ड है, लेकिन इसको हाईली एडवांस कर दिया रिडॉक्स के डेफिनेशन को। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो आप ही बताओ, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगी तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा किसी भी एलिमेंट पे। इस पे 0 चार्ज था पर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके आउटर मोस्ट एकदम फुल फिल था, एकदम फुल फिल था, कोई इलेक्ट्रॉन सब नहीं था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं था, जितना प्रोटॉन था उतना इलेक्ट्रॉन था। लेकिन अब उसमें तुम एक इलेक्ट्रॉन डाल देगी तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, और नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो एक्चुअली इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ है ना। पॉजिटिव बढ़ता तो ऑक्सीडेशन होता। लेकिन अब देखो यहाँ पे कोई मेटल था और इससे एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दी तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव आ गया ना, क्योंकि जितना प्रोटॉन था उतना इलेक्ट्रॉन होता है तो न्यूट्रल होता है। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालिए तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गया एंड प्रोटॉन विल बी पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव इस पे चार्ज दिख गया। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इसका क्या हो गया? तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, 0 से प्लस हो गया, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना ही कहलाता था। तो अल्टीमेटली उसी सारी बातों पे बेस्ड है इसके मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी। तो क्या याद करना है कि रिडक्शन का मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है? रिडक्शन मतलब अगर चार्ज का क्या होता है? जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, और अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होना है तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है कि रिडॉक्स में रिडक्शन उसको कहेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, और ऑक्सीडेशन उसको कहेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। ये आ गया ऑक्सीडेशन नंबर ई कॉन्सेप्ट पे। जैसे यहाँ पे देखो एक रिएक्शन दिया रहेगा, इसमें कुछ नहीं पड़ा, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं पता चला, बस ऑक्सीडेशन नंबर से पता चलेगा। अब यहाँ पे देखो एक Hg पे कितना चार्ज है? +2 है, तो Hg पे +2 है, और Hg+2 से एक Hg पर कितना चार्ज हुआ? 2 Hg पे +1 है, तो एक Hg सॉरी 2 Hg पे +2 है तो एक Hg पे +1 हो गया ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज पे नहीं देखिए, चार्ज तो सेम लग रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखे, ऑक्सीडेशन नंबर एक एलिमेंट पे देखा जाता है। एक Hg है तो उस पर +2 है, ठीक है। यहाँ 2 Hg पे +2 इसका मतलब एक Hg पे +1 है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट गया दैट मीन्स दिस इज द रिडक्शन, Hg का हो गया रिडक्शन। और किसी भी बैलेंस रिएक्शन एक रिडक्शन होता है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होना जरूरी है। तो अब यहाँ पे भी देख भी लेंगे, Sn+2 था, एक Sn पे +2 था और एक Sn पे +4 चला गया, दैट मीन्स इसका क्या हो गया? इसका हो गया आपका जा करके ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन। तो तुमने तीन कॉन्सेप्ट से ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शंस के बात को पढ़ी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वहाँ पे होता है उसके क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी, और ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी। अब हम लोग फाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है।
ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करें। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये 10 पॉइंट जो हैं 11 पॉइंट जो हम लिखे हैं इसके बारे में प्रॉपर तुमको होना चाहिए पता। पहला क्या है कि कोई भी ऑक्सीडेशन या तो फ्रैक्शन में होगा या तो जीरो होगा या होल नंबर होगा, ये बात समझ में है। दूसरा कहता है कि कंपाउंड या कोई भी पॉली एटॉमिक होता है ना, तो उसमें जो पार्टिकुलर एलिमेंट पे जो चार्ज दिखता है उस सभी को जोड़ करके अलजेब्रिक सम कर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे NaBH4 तो हम देखेंगे पार्टिकुलर पार्टिकुलर पार्टिकुलर, फिर इस प्लस माइनस को कलेक्टिवली करके तब ऑक्सीडेशन नंबर आएगा अलजेब्रिक सम करके। समझ में आया यहाँ तक। अगर तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ऑक्सीजन पर हमेशा -2 रहता है। ये जो ऑक्सीजन है ना, इस पर हमेशा -2 होता है, पर कभी कभी जैसे वो हो गया पेरोक्साइड है ना, पेरोक्साइड के केस में तो वहाँ पे -1 होता है कि O2 पे -2 होता है। जैसे H2O2 ये तो बहुत अच्छा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड, जब O2 दिया रहेगा ना तो वो हो गया पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन के साथ है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसे लिख देगा। बेरियम पेरोक्साइड में बेरियम पे कौन सा चार्ज होगा, देखेंगे इस पे होता है -2, तो 2 पे -2, तो 1 पे क्या हो जाएगा, तो इस पे क्या हो जाएगा +2 का, बेरियम पे +2 का, पर यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 है 2 पे, तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा -1 ना होगा, तो पेरोक्साइड में -1 होता है। ठीक है, सुपर ऑक्साइड में O2 पे माइनस होता है। जैसे ये पोटेशियम है, ये तो +1 हो गया, तो O2 पे बचा पूरा क्या -1, तो O2 पे -1 है तो एक ऑक्सीजन पे -1/2 चार्ज होगा। तो देख रहा है जनरली -2 होता है, जनरली क्या होता है -2 होता है ना, लेकिन पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ओजोनाइड में O3 पे -1, तो एक पे -1/3, KO3 में ऑक्सीजन पे पूछेगा तो -1/3, क्योंकि ये क्या है ओजोनाइड है। उसके बाद OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन +2, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है ना वो हमेशा -1 रखता है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज़्यादा, इधर से इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है तो माइनस चार्ज ये कंडक्ट करेगा, तो इस पे हो गया -1, तो एक फ्लोरीन पे -1, तो 2 फ्लोरीन पे -2, तो ऑक्सीजन पे उसका उल्टा क्या हो जाएगा +2। O2F2 में क्या हो गया, इसको याद करते हैं, ऐसे भी बना लेते हैं, ऐसे लिख दिया इसे। O2F2 में क्या हुआ, फ्लोरीन पे तो हमेशा माइनस होगा क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये सब छोटी छोटी बात पे डिपेंड करता है। तो अब देखो ना कि अगर इस पे फ्लोरीन पे हो गया -1, तो 2 फ्लोरीन पे -2, तो इस पे क्या होगा, O2 पे क्या हो गया +2, तब एक ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा +1। समझ रहे हैं बात को, कहाँ से कहाँ लेके जाया जा रहा है, तो ये समझ में आना चाहिए, पॉइंट को नोट करना है तुमको अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से। ये हो गया तीसरी पॉइंट के लिए, दूसरी भी खत्म। अब कहते हैं हाइड्रोजन जनरली +1 होता है, पर मेटल हाइड्राइड के केस में -1 होता है। और देखो हमको पता है ना कि पीरियडिक टेबल में जो पहला आइटम है हेलिना करे रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर, ये जो हेलिना वाला परिवार है और बेटा मांगे कार स्कूटर यानी हाइड्रोजन इधर जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, क्योंकि ये मेटल्स होता है। मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे सोडियम ले लो ना, सोडियम में क्या होता है 1s2 2s2 2s2 2p कितना हो गया 1s2 2p6 6 4 10 एंड 3s1। तो अब देख रहा है ना कि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो ये क्या होगा, नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन में आ जाएगा, क्योंकि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल तो यही कहता है ना, थोड़ा बहुत भी पड़ी होगी तो समझ में आ रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, हमेशा चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इस पर कौन सा होगा प्लस चार्ज। तो इतना बात समझ में आ गया कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहता है। तो हाइड्रोजन के केस में जनरली +1 था, लेकिन उसके सामने उसका बाप खड़ा है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे सोडियम कैल्शियम, ये जो पहला और दूसरा ग्रुप होता है, हेलिना करे रब से फरियाद हाइड्रोजन हीलियम वाला, और इधर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी 1s ब्लॉक का जो दो ग्रुप वाला, दोनों एलिमेंट मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और हाइड्रोजन पे क्या दे देता है, निगेटिव चार्ज दे देता है। तो ये बात याद रखना है कि जब मोस्ट पॉजिटिव के साथ जुड़े तो हाइड्रोजन पे आ जाता है कैसा चार्ज, निगेटिव। लेकिन और बाकी कहीं पे भी देखो, जैसे NH3, तो NH3 में नाइट्रोजन माइनस हाइड्रोजन प्लस हो जाता है, क्योंकि ये सब तो इधर वाला एलिमेंट हो गया P ब्लॉक का। तो S ब्लॉक के एलिमेंट के केस में हाइड्रोजन सरेंडर कर देता है, उस पर माइनस चली जाता है, और ये लोग मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने पे पॉजिटिव। बहुत बोल दिया, समझ में आ गया होगा। हेलोजन पे क्या होता है -1, बट इंटर हेलोजन कंपाउंड जैसे क्लोरीन ब्रोमीन, तो इंटर हेलोजन कंपाउंड में अलग हो सकता है, लेकिन हेलोजन पर जनरली क्या होता है -4 होता है। अल्कली मेटल पे +1, अल्कली अर्थ, वही जो अभी इतना बकबक कर रहे थे कि 1s ब्लॉक का पहला में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो +1 एक निकालेगा, दूसरे में 1s2 है तो ये 2 निकालेगा। तो अल्कली मेटल में 1 और अल्कली अर्थ मेटल में 2 होता है चार्ज। डी ब्लॉक का एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 1 से 7 में वेरी करते रहता है। जैसे MnO2 में तुम देखो कि MnO2 में ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, तो 2 हो गया -4, तो इस पे Mn पे क्या हो गया +4 हो गया, तो देखो यही वेरी कर जाएगा। अब Mn3O4 आ गया, तो ऑक्सीजन पे 4 -2, तो 4 दूनी क्या आ गया, ऑक्सीजन पे कितना हो गया -8। अब इसको बैलेंस करने के लिए कितना होगा, Mn पे टोटल 8 बाई मतलब कितना होना चाहिए, +8 होना चाहिए। तो Mn पे +8/3 होना चाहिए, तब तो एक Mn पे +8 होगा। यहाँ 3 था तो 3 से 3 मल्टीप्लाई कट गया, 3 3 कट गया 8 हो गया, तो यहाँ पे कितना चार्ज हो गया 8/3 हो गया। अगर 8/3 होगा तब ना इस पे Mn पे पॉजिटिव चार्ज उतना ही होगा जितना नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम बस इतना समझा रहे हैं, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट का सवाल बनाएंगे ना तो सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। बस ये समझो कि डी ब्लॉक एलिमेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से 7 तक वेरी करता है। अब देखो फ्री एलिमेंट कोई भी हो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे सोडियम फ्री है 0, Cl2 फ्री है 0, H2 फ्री है 0, P4 फ्री है 0, Acid फ्री है 0। तो जो भी फ्री एलिमेंट होगा रिएक्शन में भी पता चलता है कि अगर कोई फ्री एलिमेंट है उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। एलॉय एमएलगम, एलॉय क्या होता है, जो भी एमएलगम बनाता है जहाँ भी Hg दिखेगा ना तो वो क्या आता है एमएलगम। और एमएलगम के केस में जो एलिमेंट जुड़ा रहता है, जैसे कौन है ये सोडियम एमएलगम, Hg जुड़ा है तो एमएलगम, तो ये सोडियम एमएलगम में सोडियम पे कैसा चार्ज हो जाएगा 0 चार्ज होगा। और जितने भी एलोट्रॉप हैं जैसे कार्बन डायमंड, कार्बन ग्रेफाइट, ये सब एलोट्रॉप कहलाते हैं, सॉलिड स्टेट का बात है। ऐसे लिख देगा कार्बन डायमंड हो या कार्बन ग्रेफाइट हो या कार्बन कोल हो, तो ये सब एलॉय होता है। एलॉय का मतलब क्या होता है, इसको एलोट्रॉप्स होता है। ये एलोट्रॉप्स का मतलब क्या हुआ कि उसी के जैसा पाएगा, जैसे कार्बन होता है, जैसे ये पेन है तो इसी के जैसा ये पेन भी है, तो इसी के जैसा है ना, थोड़ा अलग है कलर, तो इसी को कहते हैं एलोट्रॉप्स। तो जो भी एलोट्रॉप्स मिले हैं ना कार्बन के, डायमंड के या ग्रेफाइट के, ये सब के, वो सारे एलॉय वाले का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0 होता है। समझ में आया?
अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ देखो, जो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और अगर सेम एलिमेंट के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ना, तो उसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा, तो वहाँ पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो जाएगा। ए है, जैसे सोडियम Na के बीच बन रहा है, तो Na में तो दोनों तो सेम ही बॉन्ड खिंचा रहा है, तो इसमें क्या सिर्फ किस पे प्लस किस पे माइनस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो डिफरेंस हुआ नहीं, जो हम किसी पे पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव दे दें, तो दोनों पे जीरो ले दें। अब वो चाहे एक बॉन्ड बना हो या डबल बॉन्ड से बना हो या ट्रिपल बॉन्ड से बना हो, सब पे चार्ज जीरो होगा। लेकिन वहीं जब अब डिफरेंट एलिमेंट हो जाए ना, डिफरेंट एलिमेंट हो जाए तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पे बात करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के केस में, डिफरेंट एलिमेंट में यानी ए है और बी है, तो ए और बी में अगर ए का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो ए पे आ जाएगा +1, बी पे आ जाएगा -1, और ए और बी में ही देखो अगर ये डबल बॉन्डेड है तो ए पे आ जाएगा +2, बी पे आ जाएगा -2। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, या मान के चलें का ज़्यादा है बी से, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर यही मान के चलो ट्रिपल बॉन्डिंग बनता है तो ए पे आ जाएगा +3, बी पे आ जाएगा -3। तो यहाँ देख रहे हैं ना कि कैसे कैसे हो रहा है, ए पे आ जाएगा 3 बॉन्ड है तो इसे +3, तो ये कब, जब डिफरेंट एलिमेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस काम कर रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी कुछ देख लेते हैं कैसे होता है। अगर ए को कोऑर्डिनेट कर रहा है तो इस पे प्लस है, कोऑर्डिनेट करने का क्या मतलब हुआ, इस पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस पे कम है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तब नहीं ले रहा है और इसका कम ही दे रहा है, तो ये दे करके इस पे पॉजिटिव है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है एक कोऑर्डिनेट एसिड बनने पे, तो इसलिए इस पे +2 इस पे हो गया -2। यहाँ पे भी देखो ए और बी में भी कोई दूसरा एलिमेंट में भी होता है तो एक पे +2 एक पे -2, लेकिन यहाँ पे याद रखो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी का ज़्यादा है लेकिन फिर भी बी दे रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा मतलब क्या, वो इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन के खींचने की टेंडेंसी के अगेंस्ट जाके अगर दे रहा है तो दोनों पे फॉर्मल चार्ज जीरो आ जाएगा। दिस पॉइंट विद नोटेड। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा था, ठीक है, बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा था तो ये आराम से ले लिया तो ठीक है, लेकिन अगर बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है लेकिन बी ही ट्रांसफर करा, बी तो लेना चाहिए लेकिन बी ट्रांसफर अगर कर दिया अपने इलेक्ट्रॉन को, तो दोनों पे फॉर्मल चार्ज जीरो आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है। और एनसीईआरटी में कुछ स्ट्रक्चर हैं जो याद रखना होता है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के, क्योंकि डायरेक्ट इसका पता नहीं चलेगा। बस ये एनसीईआरटी में लिखा है, CrO5 पे सवाल दिया गया, बस इतना है, और इसी पे सवाल होगा तो आएगा स्ट्रक्चर बेस्ड। तो इस स्ट्रक्चर को क्यों ना याद कर लें, कैसे बना के स्ट्रक्चर और उनके ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे थे, जिसमें देखो Cr2O2 Br3O8 S4O6 -2 और CrO5, बस इतना एनसीईआरटी में, और इसी से बार बार क्वेश्चन इधर उधर हर साल पूछता है। जैसे देखो इस कार्बन में 3 बॉन्ड है Cr3, तो 3 कार्बन लेके उसके बीच में डबल बॉन्ड, सारा का वैलेंसी पूरा हो गया, 2 2 4 4 सब बॉन्ड पूरा बना लिया। तो देखो एक ऑक्सीजन जो है ना, एक ऑक्सीजन पे इस पे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो इस पे हो जाएगा -2 मतलब डबल बॉन्ड है तो -2, जैसा पहले हम यहाँ पढ़ चुके थे, यहाँ पढ़े थे जैसा कि हम एक पे +1 एक बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड होगा तो +2 इस पे और इस पे -2, तो उसी तरह हो जाएगा। ऑक्सीजन पे -2 हो गया तो इस पे कितना हो गया, +2 हो गया, इधर से इस पे कितना हो गया, +2 हो गया, इस पे -2 था, तो कार्बन पे फोकस करो, इस पे 0 होगा, क्योंकि सेम एलिमेंट में 0 होता है अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो किसी का भी पूछ दे, इस पे पूछ दे तो 0 होगा, इस पे पूछ दे तो +2 हो जाएगा, किसी का भी अगर पूछ दे तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। Br3O8 में भी कुछ ऐसे ही करेंगे, 3 Br लिखेंगे और O3 देखो 2 2 4 2 6, इधर भी 6 बॉन्ड और 2 8 बॉन्ड बना लिए, और ब्रोमीन तो 7 बॉन्ड बनाता है, देखो 2 2 4 2 6 एक 7 बॉन्ड बना लिया। तो अब देखो यहाँ पे ब्रोमीन में देखो इधर कितना हो गया, इधर से +2 इधर से +2 इधर से +2, तो इस पे कितना हो गया ओवरऑल +6, इस पे कितना हो गया +4, नहीं 2 2 4 और हाँ इधर Br तो सही में तो नहीं होगा, तो सही में +4, और इधर से कितना हो जाएगा +6। अब किसी का भी पूछेगा बता देंगे। S4O6 देखो 4 S लिख दिए 2, तो यहाँ पे कितना हो गया, इधर से 2 इधर से 2 2 4, इधर से एक बॉन्ड है तो 5 और इधर से कुछ नहीं होगा, तो इस पे कितना होगा +5, समझ में आ रहा है ना, इधर भी क्या होगा सेम है +5, और इस दोनों पे कितना होगा 0 और 0। CrO5 ये बटरफ्लाई शेप का बनता है, ये बटरफ्लाई शेप में बनता है, जैसे आपको दिख रहा है ये बटरफ्लाई, इसका नाम ही है स्ट्रक्चर का। अब इस पे देखो Cr पे कितना हो गया, तो 1 2 3 4 और इधर से 2, तो कितना हो गया +6, समझ आया। यहाँ पे एक और कोवेलेंट एक कोवेलेंट बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड, तो इस पे ऐसे +1 -1 +1 ऐसे होता है, और ये 2 है तो ओवरऑल +6। एप्लीकेशन की बात करें कि ऑक्सीडेशन नंबर का क्या एप्लीकेशन है, तो इसका कुछ 4 एप्लीकेशंस देखने को मिलता है। ये क्या है कि पहले हम ऑक्सी एसिड का जो जिसमें ऑक्सी एसिड होता है उसका स्ट्रेंथ पता करें कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है कौन है, तो उसमें काम करता है। दूसरा है कि OARA को डिटरमाइन करते समय ऑक्सीडेशन नंबर जानना बहुत जरूरी है। तीसरा जब हम इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करते हैं तो, और चौथा होता है जब मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करते हैं तब हमको चाहिए उसके ऑक्सीडेशन नंबर का। तो ये एप्लीकेशन है। पहला बात करें कंपेयर द ऑक्सी एसिड में, तो देखो स्ट्रेंथ जो होता है किसी भी एसिड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। जिस सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा उस एसिड का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। जैसे ये ऑक्सो एसिड है जिसमें ऑक्सीजन भी और एसिड भी है, तो ऑक्सो एसिड हुआ HCl HClO2, तो ऑक्सो एसिड ये सब कहलाया। तो इसका स्ट्रेंथ ऐसे पता करेंगे, सबसे पहले सबका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस पे हो गया आपको पता है, इस पे हो गया +1, इस पे हो गया +3, इस पे हो गया +5, इस पे हो गया इस क्लोरीन पे +7, सेंट्रल एटम ये है, सब सेंट्रल एटम पे निकाले। कैसे निकाले तेजी में, देखो ऑक्सीजन पे होता है -2, हाइड्रोजन पे +1, तो ओवरऑल क्या होना चाहिए, इसको 0 होना चाहिए। इस पे -2 तो इस पे +1 है, तो इस पे क्या बचा +1 बचा। देखो इस पे 2 दूनी 4, ऑक्सीजन पे -2 2 दूनी 4 हुआ, और इस पे होता है +1 और इस पे हो गया है -4, तो अब इसको +4 करने के लिए इस पे कितना चाहिए +3 चाहिए ना, तो वही बोलते हैं -2 है तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 दिख गया +3, हम ऐसे तेजी से बनाते हैं। 3 दूनी 6, 6 में 1 दिख गया +5, 7 दूनी 14, 14 में 1 दिख गया +7, तो ये सबका हो गया। तो जिस पे +4 जितना ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा अच्छा एसिड हो गया, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये हो गया है ना, इसका स्ट्रेंथ ऑक्सी एसिड का स्ट्रेंथ ये हो गया। इसमें भी देखो 3 दूनी 6 में से 1 गया, 1 दिख गया +5 दिख गया, मतलब H पे +1 ऐसे बोलते हैं। 2 दूनी 4 में हो गया +3। अब देखो इस पे +4 इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा एसिड होगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं 4 दूनी 8 में 3 दिख गया, 8 में से 3 दिख गया +5, 3 दूनी 6 में 3 दिख गया +3, 2 दूनी 4 में 3 दिख गया +1। अब बताओ ये हो गया सबसे
ज़्यादा, क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है। तो पहले कंपेयर कर लिए स्ट्रेंथ सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के इस तरीके से। अब डिटरमाइन करेंगे ओ ए या आर ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सब जगह इसमें यूज होगा। तो देखो कैसे डिटरमाइन करेंगे। ओ ए का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन है? एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट का मतलब होता है करवाने वाला। करवाने वाला है ऑक्सीडेशन। तो हम पहले बता चुके हैं कि एक कंप्लीट रिएक्शंस में जितना ऑक्सीडेशन होता है उतना ही रिडक्शन होता है, पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर एक दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए ये खुद का रिडक्शन कर रहा होगा। समझो बात को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एजेंट है मतलब ये ऑक्सीडेशन करवाता है, तो खुद का क्या करता है? रिडक्शन। तो जो खुद का रिडक्शन करे दूसरे का ऑक्सीडेशन, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा बोलना है, रिड्यूसिंग एजेंट ये रिडक्शन करवाता है, दूसरे का एजेंट है, दूसरे का रिडक्शन करवाता है। तो खुद का क्या करेगा? जो खुद का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन, यानी दूसरे का रिडक्शन कराता है तो खुद का करेगा ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या करेगा? रिडक्शन। तो उसको कह दिया हम क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ समझ में आया। अब रिडक्शन का हमको सब कुछ पता है, ऑक्सीडेशन का मतलब पता है कि चार्ज का कम होना, घटना, ये सबसे पता है ना आपको। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है चार्ज का बढ़ना और रिडक्शन का मतलब होता है चार्ज का घटना। एजेंट का मतलब जो दूसरे का करवाता है और खुद का क्या करता है? रिडक्शन। अब कैसे पता करें कौन ओ है कौन आर है? हाउ टू फाइंड ओ? तो क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। उसका निकालिए, सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। अगर वो ऑक्सीडेशन मिनिमम वाला ऑक्सीडेशन नंबर है, मान के चलो कोई मिनिमम पे है, ठीक है, ई रेंज है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो अगर वो कोई मिनिमम पे है, कोई यहाँ पे देखो मिनिमम पे प्रेजेंट है, अगर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने स्टेट में मिनिमम जगह पे है तो वो अपने चार्ज को क्या करेगा? बढ़ा सकता है। तो अपने चार्ज को बढ़ा रहा है यानी खुद का अपना क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। यानी एजेंट कैसा बनेगा? आर ए बनेगा। समझ में आया? ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए और उसका ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम आया, तो उसका मिनिमम आया तो रिएक्शन में अब तो इससे नीचे नहीं हो पाएगा, तो वो हमेशा क्या करेगा? अब अपना बढ़ेगा, दूसरे का घटा देगा। समझ में आया? अब इस तो ऐसे ही समझो, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आ रहे, या तो रट लो या तो समझो कि समझने वाली क्या बात है कि अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है तो वो दूसरे के ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाएगा। अगर दूसरे को बढ़ा रहा है तो दूसरे के अकॉर्डिंग उसका नाम पड़ता है, तो दूसरे को बढ़ा रहा है यानी दूसरे को बढ़ा रहा है, सॉरी इस मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा रहा है, तो अपना बढ़ा रहा है तो दूसरे को जरूर कम करेगा, दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे, अगर ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मैक्सिमम है, अब इससे आगे अपना ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बढ़ा सकता, अब अपना क्या कर सकता है? अपना ही सोचो, ये अपना क्या करेगा? अगर कोई मिनिमम पे तो अपना ही कम करेगा, अपना अगर ही कम करेगा तो दूसरे का क्या करेगा? बढ़ाता होगा, तो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे समझो, अगर मैक्सिमम हो और मिनिमम ऐसे रट लो, अगर मिनिमम हो तो आर ए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन है तो ओ ए, और इस दोनों के बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में हो तो वो ओ ए भी हो सकता है या आर ए भी हो सकता है। जैसे देखो और रिड्यूसिंग एजेंट निकालने के लिए हमको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन और मिनिमम ऑक्सीडेशन के बीच में आपका जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप जान सकते हैं कि किसका मैक्सिमम है। देखो अगर मान के चलो बोरोन है तो बोरोन 1s2 2s2 2p1 है, तो इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन इजीली किसी को डोनेट करके अपने पे +3 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है ना भाई। अब कार्बन है, इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो +4, यही उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और मिनिमम क्या होगा? कितना ले सकता है? तो वो कितना ले सकता है ऑक्टेट बनाने के लिए? और 4 ले सकता है, तो -4 हो गया उसका मिनिमम, +4 हो गया मैक्सिमम। कार्बन उसी तरह हो गया। नाइट्रोजन वाला जो फैमिली होता है इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +5, मिनिमम -3। तो इस तरीके से होता है। उसी तरह क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +6 होता है, एमएन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। तो यही डाटा का यूज करके हम ओए और आर ए पे 20 सवाल को लगाएंगे। देखो जैसे यहाँ पे इधर देखो, जैसे है इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, K2Cr2O7। अगर ये पूछ देगा ये OA है कि RA है, इसको जानने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले इसका निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे? 7 दूनी 14, 14 और ये 2, 14 2 16, तो यह हो गया +6। क्यों +6 आपको समझ में आया यार? हम कैसे लिख दिए एक बार में? कैसे लिखे? हम दिखे कि 7 दूनी ये हो गया 14, माइनस में 14 है और ये प्लस में 2 है, तो बचा क्या? 14 में से 2 गया तो 16, ये 12, तो ये 12 हो गया, तो 12 में 2 गए तो एक को कैसे बांटेंगे? 6, तो ये तेजी में लिखे। अब ये 6 है तो ये 6 अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो जब ये रिएक्शन में जाएगा या रिएक्शन हो रहा होगा तो ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करेगा, अपने को कम करेगा तो दूसरे वाले किसी को बढ़ाएगा, तो दूसरे वाले को बढ़ा रहा है तो दूसरे का क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। सो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है तो वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 में 1 दिख गया तो +7, ये अपने मैक्सिमम स्टेट पे है तो ये भी हो गया ऑक्सीडाइजिंग स्टेट। अब ये देखो CH4 4 दूनी प्लस, ये हो गया -4, ये अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हुआ कि अब ये अगर कोई रिएक्शंस में जाएगा, पार्टिसिपेट करेगा, तो ये अब तो इससे कम नहीं हो सकता क्योंकि मिनिमम है, तो खुद का बढ़ा रहा है, खुद को बढ़ा रहा है, खुद के चार्ज को बढ़ाएगा, खुद का करेगा ऑक्सीडेशन, तो दूसरे का क्या करेगा? रिडक्शन, तो ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ? ऐसे सोचना है, ऐसे ही सोचना है। H2 पे देखो, इस पे हो गया +1, तो इस पे क्या हो गया? H2, इस पे हो गया -2। सल्फर पे जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +6 और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है -2। अभी कितना है? दोनों +1 है तो इस पे हो गया -2, तो ये अभी किस स्टेट पे है? ये अभी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है ना? सल्फर पे होता है -2 और सल्फर पे -2 क्योंकि +1 होता है, इसमें -2, तो ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो सो ये RA है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब H2O2 में देखो, इस पे कितना हो गया? +1, इस पे होता है -1, तो ये क्या है? इंटरमीडिएट है, क्योंकि ये -2 और +6 के बीच में है, तो ये OA भी हो सकता है या RA भी हो सकता है। ऐसे सॉल्व करना है। NH3 ये हो गया +3, ये ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, क्योंकि नाइट्रोजन का मैक्सिमम +5 और मिनिमम -3, तो उसके बीच में है, तो ये OA है या RA भी हो सकता है। H2SO4, इसमें 4 दूनी 8, 8 में से 2 दिख गया तो ये हो गया +6, मैक्सिमम है तो ये क्या हो गया? OA।
ठीक है। CO2 इस पर +4 मैक्सिमम है तो क्या हो गया OA PH3 तो इस पर कितना हो गया -3 +3 इस पर तो -3 तो इस पर -5 होना चाहिए पर -3 है तो ये क्या हो गया RA मिनिमम ऑक्सीडेशन नहीं OA भी हो सकता है या RA भी हो नहीं ये मिनिमम ऑक्सीडेशन है नाइट्रोजन वाला फैमिली है तो सारा इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ये 3 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो ये OA भी हो सकता है या RA भी हो सकता है और HNO2 हो गया तो इस पर हो गया आपका कितना 2 3 4 में से 2 3 4 1 +3 तो ये +3 +5 भी हो सकता है तो ये OA हो गया या RA हो गया। समझ में आ गया? ऐसे सवाल को सॉल्व करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे देखेंगे मिनिमम है या मैक्सिमम है मिनिमम या मैक्सिमम जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग OA RA डिसाइड कर लेंगे और अगर उसके बीच में होगा इंटरमीडिएट वाला होगा तो हम लिख सकते हैं OA भी हो सकता है या वो RA भी हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं वो है क्या कि डिटरमाइन करो इक्विवेलेंट वेट को। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगने वाला है तुमको लेकिन कोशिश करो इसको समझने का। क्या है कि किसी का भी इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं तो अगर ऑक्सीडेंट का इक्विवेलेंट निकालेंगे ऑक्सीडेंट का इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि वो रिड्यूस्ड होगा। ऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है जो रिड्यूस्ड होगा तो उसका रिड्यूस्ड होगा वो रिड्यूस्ड होगा। बात को समझो ऑक्सीडेंट का इक्विवेलेंट का मतलब वो रिड्यूस्ड होगा मतलब वो चार्ज घटाएगा। चार्ज कैसे घटता है इलेक्ट्रॉन को गेन करके है ना। चार्ज कैसे घटता है इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये तो बेसिक पता है ना। अगर फिर +5 और 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा क्योंकि +5 में 4 इलेक्ट्रॉन कंपनसेट कर दिया। तो वही बात है हम हर पॉइंट को बहुत बारीक से बता रहे हैं। ऑक्सीडेंट का इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीडेंट मतलब जो रिड्यूस्ड होगा तो कैसे निकालेंगे उस ऑक्सीडेंट का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय 1 मोल। 1 मोल कितना गेन करेगा। उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीडाइज का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो मोल कैसे निकाले मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय 1 मोल। और देखो इसका स्टेप क्या होगा सबसे पहले आप रिएक्शन को लिखो ठीक है फिर आप लगाओ सब में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। उसके बाद देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज हो रहा है। अब कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है 1 में ये देखो 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। सब ऑक्सीडेशन चेंज देख लिए फिर देखो कि 1 मोल में जो है कितने का चेंज हो रहा है। फिर मॉलिक्यूलर वेट निकालो उसका जिसका निकालना है इक्विवेलेंट वेट उसमें फॉर्मूला लगा दो क्या लगाना है इक्विवेलेंट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन 1 मोल। ठीक है जैसे हम ये एक सवाल है जैसे हम एक सवाल को ऐसे सॉल्व करने जा रहे हैं K2Cr2O7 है तो देखो Cr2O7 में क्रोमीन का पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ही तुम बताओ क्या होगा क्रोमीन का 7 दूनी 14 में से 2 दिख रहा है तो इस पर क्या हो गया +6 हुआ। क्रोमीन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो ये क्या है OA है कि RA है। ये मैक्सिमम है तो खुद को कम करेगा तो दूसरे को क्या करेगा OA करेगा मतलब बढ़ाएगा OA करेगा मतलब बढ़ाएगा। ये मैक्सिमम पे तो अपने आप को कम करेगा तो दूसरे को बढ़ाएगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तब इसी का हमको पूछ रहा है चेंजेस देखो 2 दिन 4 इस पर +6 है और यहाँ पे देखो कितना पे आ गया +3 पे आ गया तो +6 से आ गया +3 पे है ना +6 पे आ गया +3 पे। तो चेंज कितने का मोल हुआ तो 1 मोल में कितने का चेंज हो रहा है 1 में कितने का हो रहा है 2 का 1 मोल के हिसाब से निकालना। अब इसका अगर हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन 1 मोल। तो 1 मोल में तो 2 मोल का चेंज हो रहा है ना तो इलेक्ट्रॉन में भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे +6 से +3 आया 3 लेकिन ये 1 मोल में डील हो रहा है यहाँ पे 1 में 2 चेंज कर रहा है तो यानी इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। ये समझ में आना बहुत जरूरी है 2 से क्यों किया मल्टीप्लाई। यहीं पे बच्चा लोग बहुत गड़बड़ करता है क्यों किए क्योंकि देखो 1 मोल के हिसाब से ही चेंज देखना है तो 1 में ये 2 का चेंजेस लाता है तो इलेक्ट्रॉन में भी 2 का चेंजेस आएगा तो 3 दूनी 6 तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 6 ही होगा इसका इक्विवेलेंट। अगर Cr2K2Cr2O7 लेंगे तो 294/6 यही इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा। अब इसमें देखो 3 दूनी 6 में 3 दूनी 6 में 2 दिख रहा है तो 3 दूनी 6 में से 2 दिख रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे इसका छोड़ दो यहाँ पे देखो इसमें चेंजेस कितने का आ रहा है देखो 3 दूनी 6 में 2 दिख रहा है। एक मिनट सवाल गलत है 1 मिनट। हाँ तो यहाँ पे देखो कि इस पर रिएक्शंस बैलेंस नहीं था इसको पहले बैलेंस करेंगे तो ये 2 कर देंगे तो यहाँ देखो 2 दूनी 4 4 3 दूनी 6 3 दूनी 6। तो अब चेंजेस देखो यहाँ पे चेंजेस बता रहा है कितने का 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजेस है तो किसमें है 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजेस जो है यहाँ पे जो +2 लिख दिया या यहाँ पे जो ये रखा है तो ये चेंजेस नहीं बता रहा है ना इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ जो चेंजेस 2 इलेक्ट्रॉन का है तो ये तो 2 मोल में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजेस है ना तो 1 मोल में कितने का होगा चेंजेस 1 मोल का 1 इलेक्ट्रॉन का तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे इसका और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 1 कर देंगे वही उसका क्या होगा इक्विवेलेंट वेट होगा। ठीक है तो अभी देखो इसमें क्या हुआ कि एक ही कंपाउंड का एक कंडीशन में आपको दिख गया कि वो OA की तरह किया वो RA की तरह बिहेव किया लेकिन कुछ ऐसा कंपाउंड होता है जो अलग अलग मीडियम में वो अलग अलग रिएजेंट की तरह काम करता है। वो याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर इतने का चेंज हो रहा है तो वो एसिडिक में हो रहा है कि बेसिक मीडियम में हो रहा है जो हम नेक्स्ट अभी आपको पढ़ाने जा रहे हैं। थे कि कोई ऐसे कंपाउंड होते हैं ना जो अलग अलग मीडियम के अकॉर्डिंग उसका बिहेव अलग होता है मूड अलग होता है उसी में आता है KMnO4। KMnO4 एक ऐसा कंपाउंड है कि अलग मीडियम में रख देंगे ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन का चेंजेस अलग हो जाता है इसी कारण इक्विवेलेंट वेट में फ़र्क पड़ जाता है। जैसे KMnO4 की हटाए तो MnO4 पे माइनस हो गया तो MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में MnO4 पे चेंज होगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना Mn का 4 दूनी 8 में 1 दिख गया तो +7 ठीक है क्या हो गया +7 हो गया। तो यहाँ पे हम देखने को ये मिल गया कि MnO4 पे यहाँ पे +7 से +2 पे चला गया तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे +2 चला गया तो चेंजेस कितने का आ गया 5 का चेंज आ गया। चेंज कितने का आ गया 5 का आ गया तो ट्रांसफर कितना इलेक्ट्रॉन हुआ होगा 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है तो यहाँ पे जब हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 5 कर देंगे है ना। यहाँ पे देखो अगर ये न्यूट्रल मीडियम है तो चेंज कितने का होगा ये +7 था +7 से
+4 पे चला गया, तो चेंजेस 3 का आया, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। और यहाँ पे चेंजेस देखो +7 से कितने पे आ गया, +6 पे, तो चेंज कितने का हो गया, 1 का हो गया, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1। तो आप यहाँ पे देखो तीनों केस में इक्विवेलेंट वेट अलग अलग हो गया। तो ये किसके साथ होता है केम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है कि कितने का चेंज होगा, ठीक है। एसिडिक मीडियम में वो +7 से +2 पे, न्यूट्रल मीडियम में +7 से +4 पे, और अल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम में वो +7 से +6 पे आता है। इसी वजह से इसका इक्विवेलेंट वेट में अलग अलग इसका फर्क देखने को हमको मिल जाता है। हाँ, तो हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो अब हम मूव कर रहे हैं उस पॉइंट पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट जो कैरियर विल वाले नोट्स में भी आपको सामने दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे क्या है कि स्पेसिस दे रखा है, चेंज टू रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन चेंज ऑन रिएक्शन एंड चेंज इन द नंबर एंड दैट इज द इक्विवेलेंट वेट। तो क्या होगा कि MnO4 एक स्पेसीज है, अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होने के कारण ये O है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, और +7 से +2 किस मीडियम में आता है, एसिडिक मीडियम में आता है, वो हम यहाँ पे भी देख चुके हैं। अब क्या हुआ, इसका रिएक्शन क्या होगा कि MnO4 चेंज किस में होगा, Mn+2, तो यहाँ से यहाँ लिख दिया। अब जो भी इसके अंतर्गत होगा, जो होगा कर लेंगे बात। तो इसमें कितने का चेंज हुआ, 5 का। कैसे, क्योंकि यहाँ +7 था, अब आ चुकी +2 पे, तो +7 से +2 पे आया, तो 5 का चेंजेस, इसलिए इक्विवेलेंट वेट होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चेंज पर मॉलिक्यूल, दैट इज द m/5। MnO4 न्यूट्रल एलिमेंट था, न्यूट्रल मीडियम के अंतर्गत वो चेंज हो गया MnO4, यानी +7 से वो चेंज हो गया +4 में। सो चेंजेस कितने का आया, 3 इलेक्ट्रॉन का आया, 3 इलेक्ट्रॉन का आया, इसलिए इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो मॉलिक्यूलर वेट बाय चेंजेस पर मॉलिक्यूल पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज द MnO4। ये चेंज हुआ +7 से किस पे, MnO4 +6 में। 4 दूनी 8 में 2 दिख गया, +6। तेजी से हम बता रहे हैं ऑक्सीडेशन से, कैसे 4 दूनी 8 में 2 दिख गया, तो +6। ये बेसिक मीडियम है, तो +7 से +6 आया, चेंज हुआ केवल 1 इलेक्ट्रॉन का, 1 का, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया m/1। Cr2O3 Cr2O7 -2 है, वो चेंज हो गया Cr+3 पे। कैसे चेंज हुआ था, ये हुआ था Cr2O7 चेंज किस में हुआ था, Cr+3 में, और ये उसको इक्वेशन बैलेंस करते समय ये सब होता है। तो Cr+, तो चेंजेस कितने का हुआ, 6 का। कैसे हुआ, ये बहुत समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कितना था देख लो, यहाँ पे था 7 दूनी 14 में 2 दिख गया, तो +6, क्योंकि 12 हो गया, 12 में 6 दूनी 12 से बांट दी, +6 से कन्वर्ट हो गया +3 में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, जब रिएक्शन को बैलेंस कर रहे थे तो यहाँ पे दिखा 2 में, तो यानी 1 में, यानी क्या यहाँ पे दिख रहा है 1 में 2 मोल का चेंजेस हो रहा है, यानी 3 में कितने का होगा, 6 का होगा। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना, समझो बातों को। ये 1 मोल उसके दोगुना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को चेंज करेगा 2 से, तब इक्वेशन बैलेंस होगा। तो 3 का तो चल रहा था, तो यहाँ पे कितने में करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, तो चेंज एक्चुअली यहाँ 6 हुआ है। टोटल इलेक्ट्रॉन 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, तो चेंज 6 हो गया, तो m कितना हो गया, 6 हो गया। 3 नहीं मारना यार, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नहीं मारना, ठीक है, 3 नहीं मारना, अपने कैरियर वाले नोट्स में अंडरलाइन कर देना। MnO2 देखो, MnO2 है, तो इस पर कितना है, +4 है, तो ये +4 है, और वो +4 से +2 में जा रहा है, तो यहाँ पे हो गया चेंजेस कितने का हो गया, 2 का, तो हो गया m/2। Cl2 से Cl- जा रहा है, तो Cl2 पे कौन सा फ्री स्टेट में रहता है, तो उसका क्या होता है, 0 होता है ना, तो ये 0 से जा रहा है -1 में। सो दैट्स द चेंज ऑफ 0 से -1 में जा रहा है Cl2 से, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है, वही हम बात कर रहे थे, तो 2 माइनस है, तो चेंज 2 माइनस का हो रहा है, 0 से 2 माइनस में चेंज हो रहा है, तो 2 का हो गया। सो दैट इज द m/2 हो गया, ठीक है। H2O2 में O2 में जा रहा है, तो H2O2 O2 + 2 है जितना, तो 2 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे H2O2 में ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज है, -1, तो -1 और ये तो कितना हो गया, -2, और -2 से O2 पे जा रहा है 0, तो -2 से 0 पे जा रहा है, तो इसमें 2 का चेंजेस हो गया, दैट इज द m/2, इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट रिएक्शन में निकालते हैं। कॉन्फिडेंस आना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को हम बेसिक से तुमको समझा रहे हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, वो है आगे का टॉपिक क्या है कि हम लोग अभी एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को पढ़ रहे हैं, जिसमें से 3 एप्लीकेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया। पहला स्ट्रेंथ के बारे में, OARA के बारे में, इक्विवेलेंट वेट को भी तुरंत खत्म कर रहे हैं। अब हम करने वाले डिटरमाइन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक्चुअली ये एप्लीकेशन ना ज़्यादा यूज का नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल ऐसे आपको दिमाग आना चाहिए कि दिमाग लगा के आप कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन प्रॉपर है नहीं, पर फिर भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई 3 मतलब कोई कंपाउंड दे दिया और कंपाउंड के तीनों एलिमेंट के ऊपर पार्टिकुलर चार्जेस दे दिए, तो पूछ देगा कि उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, ठीक है। उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, वही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर क्या होगा, ठीक है। तो अगर मान लो कोई कंपाउंड A B C से बनता है, X Y Z है, इसी से तो पूरा एक कंपाउंड बन जाएगा, या तो X का वैल्यू क्या होगा, तो इस तरीके से वो कंपाउंड बनेगा। तो वही पता करना है कैसे होगा। देखो हम इस बात को जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड पे ओवरऑल जो चार्जेस होता है वो 0 होता है। अगर HCl को बांटते हैं तो आप देखते हैं H पे एक प्लस है, Cl पे एक माइनस है, तो ओवरऑल प्लस और माइनस से क्या होता है, 0 होता है किसी भी केस में। NH3 पे भी है, तो NH3 पे हाइड्रोजन पे +3 है, नाइट्रोजन पे -3 है, ओवरऑल क्या होता है, 0 होता है। तो ये ओवरऑल आपको पता है। सेम उसी कॉन्सेप्ट अप्लाई करो कि इस तीनों को इस तरीके से रखें कि इसका ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाए। अगर मान के चलो A को हम रहने देते हैं ऐसे, B और C में A पे कितना हो गया, +6, अगर B और C मिलकर के -6 बना लें तो हम इसको कर सकते हैं। और B पे देखो तो हम क्या लिखेंगे, तो अगर मान के चलो B पे 2 दूनी 4 लिख देते हैं, 4, और इसको 2 कर देते हैं। अगर हम C2 कर देते हैं, C2 कर दिए, ठीक है, तो कितना हो गया टोटल, माइनस में कितना आ गया, -4 आ गया, और बचा 2, तो हम B2 कर दिए, तो हम AB2C2 लिख सकते हैं। B2 जैसे करेंगे तो इस पे आ गया -1 है, तो 2 -2, और इस पे था 2, इस पे 2, तो -2, तो -2 4, और 4 2 6 -6 हो गया। तो कंपाउंड क्या होगा, AB2C2, है ना, AB2C2 ये कंपाउंड बन सकता है। इसमें और भी कुछ भी बन सकता है, इसमें चेंजेस करके और भी कुछ बन सकता है, C को इस तरीके से। तो ऐसे करके 4 ऑप्शन होगा, थोड़ा सोच करके करना है, ये इसका एप्लीकेशन है। रेडॉक्स रिएक्शंस के टाइप की बात करें, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन,
इंटरमॉलिकुलर, इंट्रामॉलिकुलर, डिसप्रपोर्शनेशन एंड कम प्रपोर्शनेशन, ये 4 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे देखो इंटरमॉलिकुलर का मतलब हुआ कि देखो रिएक्टेंट के 2 अलग अलग कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो एलिमेंट हैं वो या एक ऑक्सीडेशन करेंगे, दूसरा रिडक्शन करेंगे। जैसे इस पे देखो SN पे +2 है और इस पे SN पे +4 है, तो आप देखें SN का इधर वाला एक एलिमेंट यानी इस दोनों रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट जो होता है एक कंपाउंड के एक साइड के कंपाउंड के जो रिएक्टेंट है वो करवाए क्या आपके वो किया आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो दूसरे वाला फिर जाकर के Fe यहाँ पे देख रहे हैं Fe पे हो गया +3, अब हो गया +2, तो यहाँ पे जाकर के वो क्या हो गया रिडक्शन हो गया। तो 2 अलग अलग हो गए ना रिएक्टेंट के 2 अलग अलग कंपाउंड में से हो गए, सो दैट इज कॉल्ड एज द इंटरमॉलिकुलर। और इस पे याद रखना सवाल आया हुआ है, ठीक है, इसी बार। उसके बाद है इंट्रामॉलिकुलर रिडॉक्स। इंट्रामॉलिकुलर का मतलब हुआ एक ही कंपाउंड के अंदर के कोई 2 एलिमेंट। जैसे यहाँ पे देखो कि आप देखो पोटेशियम को देखो K+ है एंड Cl- है। अब यहाँ पे Cl पे देखो क्या होता है, 3 दूनी 6 में से 1 गया, तो 6 में से 1 3 दूनी 6 में 1 गया, तो इस पे आ गया +5, सॉरी 3 दूनी 6 में गया, यहाँ पे हो गया +5 और यहाँ पे Cl पे आ गया कितना -1, तो +5 से -1 चला गया, सो इसका क्या हो गया रिडक्शन हो गया ना, इसका क्या हो गया रिडक्शन हो गया। और ऑक्सीजन पे क्या है, ऑक्सीजन पे -2 है, अब क्या हो गया 0, -2 से 0 आ गया, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे एक कंपाउंड के अंदर एक ही कंपाउंड के अंदर वाला कोई एक पार्ट ऑक्सीडाइज हो गया और एक रिड्यूस हो गया, लेकिन एक कंपाउंड के अंदर 2 डिफरेंट एलिमेंट का हुआ, सो दैट इज कॉल्ड एज द इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। पर डिसप्रपोर्शनेशंस में कंपाउंड या कुछ भी उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है, उसी का रिडक्शन भी होता है, ठीक है, उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन होता है, तो उसको कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। जैसे Cl पे 0 था, अब वहाँ पे हो गया -1 है, तो इस पे आ गया +1 और इस पे आ गया -1, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन और फिर यहाँ से इसका हो गया रिडक्शन, तो एक ही का हुआ, तो इसको कहेंगे हम डिसप्रपोर्शनेशन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम डिसप्रपोर्शनेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो आप यहाँ पे देखो आप जैसे ClO पे, अब यहाँ पे देखो कि डिसप्रपोर्शनेशन का रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन क्या कहलाता है, कम प्रपोर्शनेशन। तो बस कुछ नहीं है, डिसप्रपोर्शनेशन का उल्टा है। तो अगर एक ही का ऑक्सीडेशन एक ही का रिडक्शन हो तो डिसप्रपोर्शनेशन और उसका उल्टा हो तो कम प्रपोर्शनेशन। एक ही कंपाउंड के 2 डिफरेंट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा हो तो इंट्रामॉलिक्यूलर और 2 अलग अलग कंपाउंड में से एलिमेंट का हो रहा हो तो इंटरमॉलिक्यूलर। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरा बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करें, और ये चीज़ को तुमको बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी कि कैसे इसको अच्छे से हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। और बहुत सारा कन्फ्यूजन यहाँ पे पैदा हो सकता है, तो बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है। बैलेंस करने के लिए हम 2 मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ऑन बेस्ड और ON यानी ऑक्सीडेशन नंबर के बेस्ड पे और आयन इलेक्ट्रॉन बेस्ड मेथड पे। और ज़्यादा प्रीफरेंस आपको देना है ना वो ON बेस्ड पे। आपको तरीका दोनों आना चाहिए क्योंकि सवाल किसी पे भी आ सकता है, लेकिन जो ज़्यादा आप यूज़ करने वाले हो वो ON बेस्ड पे करोगे। लेकिन दोनों तरीके को हम लोग बात करेंगे, कैसे करते हैं, उनका स्टेप्स क्या होता है, और फिर हम उसके एग्जांपल्स और बहुत सारे इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं दोनों मेथड। पहले क्या करो कि जो सारे एटम हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर को लिख लो, रिएक्शंस दिया रहेगा, आप उनके सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स लिख लो। फिर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखो कितने का चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें चेंज इम्बैलेंस हो, मतलब इसमें एक साइड ऑक्सीडेशन में चेंज हो रहा है 5 का और रिडक्शन में चेंज हो रहा है 1 का, तो ऐसा नहीं चलेगा। हम रिडॉक्स रिएक्शन में चेंज हमेशा बराबर होता है, ये हम आपको शुरू से बोलते आ रहे हैं कि चेंज हमेशा विल बी द इक्वल, शुड बी द इक्वल। सो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड कि अगर ऑक्सीडेशंस में जितने का चेंज हो रहा है उतना ही रिडक्शंस में करेंगे, और अगर चेंज ऐसा नहीं इक्वल लग रहा है तो आप उसको कुछ पार्टिकुलर नंबर से दे करके उसको मल्टीप्लाई करके उसके चेंज को इक्वल करो, ठीक है, अभी समझाएंगे। अब क्या करो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करो बाय द एडिंग H2O, पानी दे करके बैलेंस करो। और अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ से बैलेंस करो, और अगर बेसिक मीडियम दिया है तो OH- से बैलेंस करो। हम एज्यूम कर रहे हैं एसिडिक मीडियम दिया है तुमको, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ से करेंगे। फिर आप चार्ज को चेक कर लो कि देखो दोनों साइड पे चार्ज सेम है कि नहीं है। आइए हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे MnO4 + Fe+2 Mn+2 एंड Fe+3 है, ये रिएक्शन दे रखा है। तो हम क्या किए ना, अभी हम ले लिए हैं, सॉल्व कर दिए, इसलिए समझ में आपको नहीं आ रहा होगा। MnO4 - Fe+2 Mn है, तो सबसे पहले हम क्या किए, हम सारे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे, जैसे इस पे +7 लिखे, ऑक्सीजन पे -2 लिखे, Fe पे +2 लिखे, Mn पे +2 लिखे और Fe पे +3 लिखे, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिए। अब हम पहला स्टेप कर लिए। दूसरा स्टेप करा है नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखो, तो Mn में देख रहे हैं कि +7 से +2 पे जा रहा है, तो चेंज कितने का 5 का। उसके बाद Fe में चेंज देखते हैं, Fe में +2 से चेंज हो रहा है +3 में। ये कैसे हो गया भाई, एक में चेंज हो गया 5 का और एक में चेंज हो गया 1 का, क्योंकि +2 से +3 जा रहा है। तो अब क्या करें, इलेक्ट्रॉन इक्वल मल्टीप्लाई वाला जो भी बोल रहे थे, अब चेंज बराबर करने के लिए इसमें 5 का चेंज है तो इसमें भी 5 का चेंज करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से 5 से, जो सारे रिएक्शन के स्टोइचियोमेट्री इस दोनों के स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट के ऊपर लग जाएगा। तो वही किए MnO4 माइनस और इस पे दे दिए 5Fe+2 Mn+2 5Fe+3 ये वाला एंड प्लस, अब यहाँ तक हो गया, ठीक है, ये हो गया इस स्टेप में। अब पढ़ो, अब क्या करें, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करो बाय पानी के थ्रू। अब इसमें देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन के लिए 4H2O दे दिए, क्या दे दिए 4H2O दे दिए, 4H2O दे के ऑक्सीजन बैलेंस हो। अब हाइड्रोजन को किससे करेंगे, H+ से बैलेंस करेंगे। कैसे करते हैं, 4 दूनी 8H+ इधर है तो 8H+ इधर भी चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख दिए 8H+। अब ये कंप्लीट रूप से मेरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब नहीं है तो इसमें क्या करो, चार्ज चेक कर लो, वो बैलेंस हो जाता है। देखो कैसे चार्ज बैलेंस हो जाएगा, यहाँ 8+ है और 5 दूनी 10, 10 8 18 और 1 माइनस यानी 17 प्लस है ना, 5 दूनी 10 और
16 7 18, 18 प्लस हो गया और एक माइनस, तो यानी टोटल इधर क्या होगा 17 प्लस हो गया, एक माइनस से कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो 17 प्लस इधर है तो 17 प्लस इधर भी चाहिए, 5 दिया 15 एंड प्लस 2 17 प्लस, तो देखो चार्ज भी इधर क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरीके से हम बैलेंस करेंगे स्टेप टू स्टेप, ठीक है, स्टेप को लिख लेना है और फिर इसी पे अप्लाई करना है। फिर यहाँ पे देखो दूसरे बैलेंसिंग के एग्जांपल्स को लेते हैं। कॉपर है CuHNO3, CuNO3 का ट्वाइस NO3 प्लस ये बना हुआ है, तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या कि सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखे, कॉपर पे 0, इसका निकाले 3 दूनी 6, इस पे नाइट्रोजन पे +5, इस पे देखिए नाइट्रोजन पे -1 होता है तो इस पे 2 था तो +2 हो गया, NO 2 दूनी 4, नाइट्रोजन पे +4 पानी, ठीक है। अगर कॉपर में चेंजेस देखो ये 0 से, दूसरा स्टेप है चेंज देखने का है ना, तो चेंज देख रहे हैं तो Cu 0 से आ रहा है +2 तो 2 का चेंज है, और इधर +5 से चेंज हो रहा है +4 पे, इधर कितने का चेंज है 1 का चेंज है। ऐसा कैसे हो सकता है, इधर इधर 2 का चेंज इधर 1 का चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Cu हो गया 2HNO3 और इस दोनों साइड पे हम लिख लिए। तीसरा स्टेप क्या होता है, अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करो, जो भी चीज़ है उसको बैलेंस करेंगे पहले। अब देखो कुछ यहाँ पे एक एलिमेंट बैलेंस नहीं है, अदर एलिमेंट को बैलेंस करने करता है, तो देखो यहाँ पे आप देखो ये सब हुआ, तो यहाँ पे नाइट्रोजन बैलेंस नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितना है 2 नाइट्रोजन है इधर और 2 4 नाइट्रोजन है, और इधर पे कितना था 2 ही नाइट्रोजन था ना, तो पहले नाइट्रोजन बैलेंस के लिए 4HNO3। अब देखेंगे, अब देखो पानी को बैलेंस कर, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो 4 दिया 12, तो यहाँ पे देखते कितना है 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 4 10, तो अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए पानी के लिए 2H2 दे देंगे, क्योंकि O था तो 2 दे देंगे तो 2 ऑक्सीजन हो गया। अब देखो 12 इधर भी होगा, 4 दिया 12 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, 6 4 10, 2 दूनी 4 है ऑक्सीजन के साथ, तो 2 दूनी 4 10 एंड 2 12, तो 12 ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन देखेंगे 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शंस क्या हो गया मेरा बैलेंस्ड हो गया। समझ में आ रहा है आपको कैसे सॉल्व किए। सबसे पहले क्या किया, रिएक्शंस लिखे, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखे, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखे, चेंज को बराबर किए पार्टिकुलर मल्टीप्लाई करके, फिर एक रहती यहाँ पे देख ली कि नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है तो नाइट्रोजन को बैलेंस किए, फिर ऑक्सीजन को पानी से बैलेंस किए, और हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया, नहीं होता तो H+ इधर बैलेंस हम कर लेते हैं, ठीक है। अगर बेसिक मीडियम देता है तो OH- से बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखो ये तो इस मेथड से समझ गया। अब देखो आयन इलेक्ट्रॉन बेस्ड मेथड, ये थोड़ा यूनिक मेथड है। इसमें क्या करता है, रिएक्शन को हाफ रिएक्शन में तोड़कर करते हैं, हाफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन करके तब उसको ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, जो कंप्लीट रिएक्शन दिया रहता है ना, तो रिडॉक्स का रिएक्शन दिया रहता है, तो उसमें क्या होगा, कोई एक पार्ट तो रिडक्शन होगा और कोई एक पार्ट का ऑक्सीडेशन होगा, तो वही 2 पार्ट को अलग करके निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर सबका राइट हाफ रिएक्शन लिख दिए, उसके बाद बैलेंस एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी सारे एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, और बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को पानी के थ्रू, और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H+ से, अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ से, और बेसिक मीडियम दिया रहेगा तो OH- से बैलेंस करेंगे। बैलेंस चेंज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, अब जो बैलेंस में चेंज चार्ज का जो बैलेंस होता है वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करके करेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, और मेक इलेक्ट्रॉन इक्वल विथ बहुत हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को इक्वल करेंगे, और बाद में फिर जब इक्वल करके फिर दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करके हम फाइनली रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल्स के तौर पे हम देखेंगे बहुत चीज़। अभी जैसे हम लोग कंप्लीट किए ये वाला बैलेंसिंग, क्या कौन सा बैलेंसिंग किए, ये एसिडिक ऑक्सीडेशन नंबर के बेस्ड पे। अब हम बात करेंगे आयनिक पे बेस्ड पे कैसे करना है, कि इसको सॉल्व करने का भी जैसे हम बात किए थे कि पहले इसके रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन को हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बांट लेंगे, फिर क्या करेंगे हाफ रिएक्शन को लिख लिया आयनिक फॉर्म में, फिर करेंगे बैलेंस करेंगे एटम को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे पानी से, और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो H+ से, और बेसिक मीडियम रहेगा तो OH- से बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बैलेंस करेंगे चार्ज को बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, चार्ज भी बैलेंस करेंगे, फिर क्या करेंगे मेक इलेक्ट्रॉन इक्वल बैलेंस हो दोनों साइड, वैसा कोशिश करेंगे, उससे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फिर हम इसको ऐड कर लेंगे। ये सारी बातें तभी समझ में आएगी जब हम इसको एक क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। और याद रखना है तुमको सारे प्रैक्टिस सेट का लगाना है क्वेश्चन, जैसे जैसे थ्योरी कंप्लीट हो उसके नीचे प्रैक्टिस सेट लगाओ, और कुछ नहीं बने तो व्हाट्सएप पे फिर हमको मैसेज करो, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम टॉपिक करते हैं, क्वेश्चन इस पे बेस्ड क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि Cr2O7 में -2 Cr2 पे -2, ये है, यही क्वेश्चन है ना, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज माय क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे हाफ रिएक्शन। पहली बार आता है हाफ रिएक्शन कैसे लिखना है, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना उसको एक जगह लिख लो, जैसे देखो 7 दूनी 14 -2 इस पे हो गया +6, 7 दूनी 14 में 2 दिख गया, 14 में 2 गया 12, 12 और 2 को 6 दूनी 12 से बांट लिए, 6 पे जा रहा है +3, तो इसको एक जगह लिख लेंगे, Cr7 पे +3 आ गया, तो ये क्या हुआ +6 से +3 हो गया, तो हाफ रिडक्शन रिएक्शन था। एंड Cr4 है -2, C2O4 -2 है, सॉरी, तो इस पे क्या हुआ 4 दूनी 8 में 2 दिख गया, 4 दूनी 8 में 2 दिख गया तो +3 हो जाएगा। तेजी से हम कर रहे हैं, तुमको इतना फास्ट लाना है प्रैक्टिस करके। 4 दूनी 8 में 2 दिख गया +3, तुम करो इसको, और ये हो गया +4, तो ये एक तरीके का क्या है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये चार्ज वाला पे प्रैक्टिस करना है कि कैसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बैलेंस करने के लिए जाते हैं, क्या करेंगे बैलेंस करते समय, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पार्टिकुलर हाफ रिएक्शंस में अब बैलेंस करेगा, क्या है सबसे लिख दिए बैलेंस एटम में, बैलेंस करो एटम्स को, किसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। चलो करते हैं, क्या करते हैं, इधर क्रोमीन 2 है इधर 1 है, तो इधर 2 Cr मार दिए, ठीक है, देखते जाओ 2 Cr +3 कर दिए। अब क्या करते हैं, इसमें भी देखते हैं C2O4 है CO2 है, तो यहाँ पे 2 CO2 कर दो, इधर कार्बन में बैलेंस हो गया। अब किसको बैलेंस करना है, हो गया एक ही तो था। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो पानी के साथ, ऑक्सीजन बैलेंस होगा 7 ऑक्सीजन है तो 7 H2O, चलो 7 ऑक्सीजन और 7 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया ऑक्सीजन, इसमें भी 4 ऑक्सीजन है
और 2 दूनी 4 ऑक्सीजन बैलेंस है, तो इधर पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब कहता है कि हाइड्रोजन बाय H+ से बैलेंस करो। अगर एसिडिक है, हाँ है, एसिडिक रहता है तो H+ से हाइड्रोजन बैलेंस होता है। तो चलो भाई इसमें हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 7 दूनी 14 हाइड्रोजन इधर है, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं था तो हम 14 H+ देके इधर हाइड्रोजन बैलेंस कर दिए। अब इधर हाइड्रोजन बैलेंस करो भाई, करो भाई, अरे हाइड्रोजन है ही नहीं तो बैलेंस नहीं होगा। अब क्या कहता है, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, चार्ज को बैलेंस करते हैं। देखो चार्ज दोनों साइड सेम होनी चाहिए। इधर है 14 प्लस और 7 दूनी 14 माइनस, 14 प्लस 14 माइनस, सो दैट इज इधर न्यूट्रल था। लेकिन इधर 3 दूनी 6 प्लस है, तो इधर न्यूट्रल इधर 6 प्लस, तो ऐसे नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन देंगे, इधर 6 प्लस है और इधर 6 माइनस है, 3 दूनी 6 प्लस है, इधर 6 माइनस है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, इसको बैलेंस करने के लिए 6 माइनस करना पड़ेगा। तो इधर हम क्या करेंगे, 6 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, इधर भी 6 माइनस हो जाएगा। अब इधर देखो 3 दूनी 6 प्लस है, इधर हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, सॉरी ये ऐड इधर नहीं होगा, ये ऐड इधर होगा, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। समझ में आया क्यों इधर ऐड होगा, क्योंकि 6 प्लस था तो 6 माइनस देके इधर न्यूट्रल हो गया, और 4 7 14 प्लस और 7 दूनी 14 माइनस में इधर बैलेंस हो गया। तो दैट इज द इधर न्यूट्रल और इधर भी न्यूट्रल हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है अपन को, यहाँ पे देखो इसको चार्ज को बैलेंस करेंगे, इस पे -2 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे, तो इधर भी -2 हो जाएगा और इधर भी -2 ऑलरेडी है मेरे पास। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, चार्ज मैंने बैलेंस कर लिया, यहाँ देखा मैंने चार्ज बैलेंस कर लिया। अब मेक इलेक्ट्रॉन इक्वल, दोनों साइड में जो चेंज है इक्वल का दोनों का सेम होना चाहिए। इधर देखो हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किए थे पर इधर 2 ही इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो इसको कहता है मेक इक्वल। ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो कि जो ऐड इलेक्ट्रॉन है ना दोनों सेम होना चाहिए। इधर 3 दिए थे तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, तो दोनों ऐड वाला क्या हो गया, बराबर हो गया। यहीं पे थोड़ा तुमको समझना है, बैलेंस करने के बाद वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो कि दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। समझ में आ रहा है, तो वही किया हम लोग। तो ऐसे करके 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर क्या कर देना, उनको ऐड कर देना है। कैसे ऐड करेंगे ये भी बताते हैं। तो Cr2O7 -2 है, ये लिख दिए। उसके बाद इधर वाला रिएक्टेंट वाला दोनों लिखना है, 3CO2A4 और ये जो 14H+ है उसको लिख दिए, ठीक है। और यहाँ 3 क्यों लिखें, क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई होकर लिखा गया यहाँ पे 3, ये बात को ध्यान रखना है। उसके बाद इधर वाला सारा कुछ लिख देते हैं, 2Cr+3 और 6 हो जाएगा CO2, क्योंकि यहाँ पे देखो ये था तो ये 6 CO2 हो गया और 7H2, ये वाला 7H2 हो गया। और इस तरीके से ये पूरा रिएक्शन मेरा क्या हो गया है, एक बैलेंस रिएक्शन बन चुका है। समझ में आया। एन इलेक्ट्रॉन बेस्ड मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है एसिडिक और बेसिक वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि एसिडिक मीडियम में हम H+ से करते हैं पर बेसिक मीडियम में OH- से बैलेंस करते हैं। तो ये थोड़ा सा स्पेशल बनता है और इसको आप बहुत अच्छे से बारीक से देखिए कि अगर किसी रिएक्शन में OH- दे देता है, यहाँ पे OH- दे देता है, तो ये बेसिक मीडियम को डिफाइन करता है। तो कैसे बैलेंस करता है, स्टेप 1 क्या होगा कि पहले आप हाफ रिएक्शन लिखो, जैसा कि हम हमेशा से लिखते आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। CrOH का इधर लिखिए, ऑक्सीडेशन का ये इसमें ऑक्सीडेशन का, और इसका ये हाफ रिएक्शन लिख दिए, ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये रिडक्शन हो गया, लिख दिए। उसके बाद बैलेंस करो एटम को एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सबको बैलेंस करो। तो क्रोमीन देखते हैं एक था और एक ही है तो सेम हो जाएगा, आयोडीन भी एक था देखिए था सेम हो गया, यानी कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि बैलेंस था ऑलरेडी। तीसरा स्टेप क्या हो गया कि आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो बाय H2O। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 4, तो एक इधर कम है तो एक इधर H2O दे देंगे तो 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 4 हो गया। और इधर भी 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और इधर 0 है, तो यहाँ पे 3 H2O से 3 ऑक्सीजन इधर मिल गया, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन ये स्टेप जो 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन को बैलेंस बाय OH and H2O, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब बेसिक मीडियम का हो। तो ये स्टेप 4 के लिए लिखा गया है कि बेसिक मीडियम में बैलेंस करते वक्त यहाँ अच्छे से ध्यान दो, क्या देना है कि जिधर हाइड्रोजन कम है, जिधर हाइड्रोजन बैलेंस करने जा रहे हैं तो जिधर हाइड्रोजन कम है वहाँ H2O से बैलेंस करो, ठीक है। और H2O से बैलेंस करना है, जिधर हाइड्रोजन कम है वहाँ किससे बैलेंस करना है, H2O से बैलेंस करना है। और सेम उतना ही अपोजिट में OH दे दो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैलेंस कर रहे थे हम, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 है इधर 3, तो यानी सॉरी 3 2 5 इधर है और इधर 0 है, तो इधर हमको हाइड्रोजन जिधर कम है वहाँ H2O से बैलेंस करना है, तो 5 है तो इधर 5 H2O से बैलेंस कर दिए। अब क्या कहता है, उतना ही अपोजिट में OH दे दो, तो यहाँ 5 H2O से हाइड्रोजन बैलेंस किए तो इतना ही इधर अपोजिट में OH 5 OH- देना है। ये बात को बहुत अच्छे से देखो, हाइड्रोजन जिधर कम है उसको 5 H2O से, मतलब 5 हाइड्रोजन इधर था लेकिन इधर 0 था तो इधर 5 H2O से बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन इधर कम है और उतना ही अपोजिट में OH- दे दिए। सेम उसी तरह करेंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है, 6 हाइड्रोजन है, तो इधर 6 है इधर 0 है, तो 6 हाइड्रोजन H2O से बैलेंस किए और सेम उतना ही अपोजिट OH- इधर दे दिए। स्टेप 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है बैलेंस द चार्ज, ये कब बेसिक मीडियम में अप्लाई होता है, एसिडिक वाला जैसे अभी पढ़े वो वैसे ही होगा। बैलेंस द चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन के चार्ज को करेंगे बैलेंस। यहाँ पे देख रहे थे हम कि यहाँ पे कितना है 5- है, 5 और 1 माइनस, 5- इधर कितना -2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए -2 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन और 2 3 2 5, इधर भी 5 बैलेंस हुआ। इधर क्या करना है देखो, 1 माइनस था और इधर 6 1 7 6 माइनस, 6 पे माइनस और 1 माइनस, 7 माइनस था और इधर कितना माइनस था, बस 1 माइनस था, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन देके इधर बैलेंस किए। अब देखो इस दोनों में बैलेंसिंग जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो अलग अलग, यहाँ 3 है यहाँ 6 है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय करेंगे इस वाले रिएक्शन में, तो इसको ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई किए, तो जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो उसको लिख दिया क्या, 5 दूनी 10 OH- 2 H2O प्लस 2 CrOH2 फिर 2 CrO4 पे -2 फिर 10 H2O फिर यहाँ पे 10 H2O फिर 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का ऐसे खट जाता है, ये हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे उसी तरह सेम रिएक्शन लिख दिया। अब देखो यहाँ जो 2 H2O है और इसी रिएक्शन में यहाँ जो 5 दूनी 10 H2O था, तो 2 और E इधर आ जाएगा, प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, तो ये 10 ये 2 और 10 हटा के यहाँ पे 8 H2O लिख सकते हैं ना, वही लिखे हैं। और यहाँ पे भी वही किए हैं, 3 H2, यहाँ पे देखो यहाँ पे इसमें क्या था
ये वाला रिएक्शन में 6H2IO3, तो यहाँ पे 6H2IO3 एंड I-3H2, तो ये 6 और 3 हटा करके E इधर आएगा, तो यहाँ पे 3H2 लिख सकते हैं, 6 में से E इधर आ गया, तो E कट के उसके बाद क्या लिख सकते हैं 3H2 और 6OH माइनस था। अब इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करते समय भी ध्यान रखना है कि इधर वाला और इधर वाला में माइनस हो जाएगा, जैसे 10OH माइनस और 6OH माइनस, तो 10 में से 6 गया कितना हो गया 4OH माइनस हो गया। अब ये लिख दिए 2CrOH पे 3 ये लिख दिए, और ये IO3 माइनस लिख दिए हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसका इसमें कर लिए IO3 माइनस हो गया है ना। अब क्या करना है देखो, अब ये है अब 2CrO3 2CrO4 माइनस, और यहाँ पे लिख दिए 2CrO4 माइनस। अब यहाँ देखो 8H2O और यहाँ है 3H2O है ना, 8H2 और 3H2 क्या हुआ 5H2O, और दिस इज द I माइनस का I माइनस की जगह हो गया। समझ में आया, तो इस दोनों को ऐड करके ये फाइनल रिजल्ट हो गया मेरा। तुमको ये इधर सीधा करने में जो कैलकुलेशन करने में तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम क्या कर सकते हैं, इधर वाले सबको एक साथ लिख लो और इधर वाले को सबको एक साथ लिख लो, और फिर नॉर्मल जैसे अलजेब्रिक करता है वो कर लो। तो कैसे करेंगे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम लिख लिख हम नहीं आ रहा है कैसे कट गया यहाँ पे, तो ऐसे लिखो 10OH माइनस एक साइड लिखो, प्लस 2H2 एक साइड लिखो, प्लस 2CrOH3 एक साइड लिखो, प्लस इसी में कर दो ये वाला पार्ट 3H2O कर दिए, यहीं पे कर दो प्लस 3H2O, ठीक है। फिर कितना है 6 इलेक्ट्रॉन को हटाओ, ये तो कट जाता है 6H2O एंड IO3 माइनस, 6H2O प्लस IO3 माइनस, तो इधर वाले को ऐड करते समय इधर वाले को पूरा ऐड कर लिए। अब देखो तुम इसी साइड से इधर वाला निकल जाएगा, ये 10 है ना। अब इसी तरह 3 आया और इधर वाले को एक साथ लिख दो, क्या है 2CrO4 पे -2 प्लस 10H2O है ना, प्लस 10H2O, ओके, प्लस 10H2O एंड प्लस 10H2O, ओके, प्लस 10H2। ठीक है, हम ये वाले भी नहीं कटाए, उसके बाद लिख सकते हैं I माइनस प्लस I माइनस एंड प्लस 3H2 हटा दो, I माइनस प्लस 3H2 एंड प्लस 6OH माइनस। ठीक है, तो हम कुछ नहीं किए, इधर वाले को पूरा एक साथ लिख लिए, इधर वाले को एक साथ लिख लिए, ये जो कटाए थे वो भी नहीं कटा रहे। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इस होगा। अब यहाँ पे जो भी करोगे ना, अब देखो यहाँ पे जैसे 10OH माइनस है, 10OH माइनस है और इधर है 6OH माइनस, तो 10 में से 6 होकर 4OH माइनस आ गया, वही डायरेक्ट लिखे थे 4OH माइनस यहाँ पे। अब देखो यहीं पे देखो, ओके, अब यहाँ पे देखो 2H2O था और यहाँ पे 2H2O और 6 और 2 8H2O, और इधर से आ रहा था 10 और 10 और 3 13, तो 13H2O, तो ये देखो ये 2H2O और ये 6H2O, तो 8 14 कितना हो गया 8H2O, और यहाँ पे है 10H2O और 10 13H2O, तो ये इधर चले जाएगा है ना, ये पूरा इधर चले जाएगा, तो 3 के इधर टोटल H2O में कितना हो जाएगा 13 में से 8 गया तो 5H2O बचेगा, तो यहाँ पे देखो 5H2O लिखे थे। सिंपल है, ठीक है ना, तो कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ क्या बचा 2CrOH ट्राइस वैसे ही बचेगा, और प्लस IO3 माइनस सेम हो गया, 2CrO3 माइनस 2CrO3 माइनस हो गया, और 5H2O उसके साथ अब लिख लो यहाँ पे तो ये 2CrO4 पे -2 है ना, -2 और क्या बच गया I3, क्योंकि ये सब तो कट ही है ना 3H2 ये सब तो पूरा लिख ली, आ गया प्रॉपर वाली चीज़ है ना। तो हम किसी भी स्टेप पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहते हैं, कोई लेस कॉन्फिडेंस फील नहीं होने देना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट हम बात करने वाले हैं इक्विवेलेंस के बारे में। तो उससे पहले हम पर ये बात करते हैं कि जो मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। मॉलिक्यूलर किसी का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है अपॉन n फैक्टर। लेकिन इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जो गिवन वेट हमको कोई वेट दिया है उसका इक्विवेलेंट वेट, समझ में आ रहा है ना। जैसे H2SO4 का हमको दे दिया है 8 ग्राम, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, पहले H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। कैसे, मॉलिक्यूलर वेट निकाल के 90 अपॉन इसका n फैक्टर यहाँ पे एसिड का 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 45। तो हम बोल सकते हैं H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 45। तो अब इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट में 8/45, क्यों, क्योंकि वे गिवन वेट 8 ग्राम और इक्विवेलेंट वेट 45 निकाले, तो 8/45, तो ये मेरा क्या होगा इक्विवेलेंट, समझ गए। तो n फैक्टर कैसे निकालेंगे, एसिड का जितना H डोनेट करता है, H2SO4 ने 2 कर रहा था 2 इसलिए वहाँ पे लिया, और यहाँ पे देखो 2, H3PO3 में 3 H डोनेट करेगा 3 हो गया, बेस में जितना OH डोनेट करता है OH कितना, और सॉल्ट में जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है उस पर सॉल्ट का लेके करते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस का क्या कॉन्सेप्ट करता है, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में सेम ही इक्विवेलेंस में कंबाइन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये है और ये है रिएक्ट करते हैं, तो जो इसका ये वाले का इसका जो इक्विवेलेंस होगा वो इसके बराबर होगा, ई इसके बराबर होगा और इसके बराबर, यानी सबका इक्विवेलेंस आपस में क्या होगा बराबर होगा। और कोई कंपाउंड में भी दे लो, इस पूरे कंपाउंड का जो इक्विवेलेंस होगा वो ए के इक्विवेलेंस के बराबर और बी के इक्विवेलेंस के ही बराबर होगा। कोई सॉल्यूशन में ले लो, जो N1V1 इक्वल टू N2V2 के बराबर होगा। एन क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी गुना एन फैक्टर, या नॉर्मेलिटी इक्वल टू जो वेट गिवन वेट है इंटू 1000 बट इक्विवेलेंट इंटू डिवाइडेड बाय v। सो ये आपका क्या कहलाता है, नॉर्मेलिटी कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, नॉर्मेलिटी। देखो अगर इस पे सवाल की ज़रूरत है, पूरा प्रैक्टिस का ज़रूरत है, तो वो भी हम अभी प्रैक्टिस कराएंगे। तब तक के लिए बाय। और यहाँ से रेडॉक्स का पूरा सा थ्योरी कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में अगर तुम बोलो तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को क्या बता सकते हैं, इसके सवाल्स को करवा सकते हैं जो भी प्रैक्टिस